चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये पावरफुल सेशन, जिसके अंदर हम कोशिका की आगे की बातें शुरू करते हैं। चलिए, कोशिका के अंदर हमने कुछ पढ़ लिया था, उन बातों को आगे बढ़ाते हैं। कोशिका के अंदर जंतु कोशिका और पादप कोशिका हमने देखा। उसके बाद ये भी देखा कि कोशिका के कोशिकांग कौन कौन से हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। नाम है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में 2-3 सवाल इंडियन आर्मी ने पहले भी पूछ रखे हैं, आगे भी पूछ सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहला सवाल तो आता है कि इसकी खोज किसने की है। तो इसकी खोज की है कोलिकर ने। किसने खोज की है बेटा? पहला सवाल तो ये है कि इसकी खोज की है कोलिकर ने। कई किताबों में अल्टमान लिखा हुआ मिलेगा, तो अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। कौन सा नाम दिया बेटा? कौन सा नाम दिया भैया जी? बायोप्लास्ट। याद रख लेंगे कि इसका नाम देने वाले अंकल का नाम कौन सा है। कोलिकर ने तो खोज की, पंडित जी का नाम है अल्टमान। कौन से मान है बेटा? अल्टमान। परंतु इसका जो वर्तमान नाम है वो कौन सा कॉन्ड्रिया है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है सी बेंडा, नॉट गेंडा, ही सी बेंडा। गेंडा नहीं है, बेंडा। सवाल पैदा होता है कि भाई साहब, ये जो सी बेंडा गेंडा जो भी आप कह रहे हो, इसका पूरा नाम क्या है? कार्ल बेंडा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। खोज हो गई, नाम हो गया, निर्माण हो गया। सवाल आता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होगा? ऑक्सी श्वसन होता है। साथियों, वो आपसे पूछ लेगा कि कोशिका के किस भाग में श्वसन की क्रियाएं होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। जिसमें कौन सा श्वसन होगा? ऑक्सी श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की कोशिका कहा जाता है। कोशिका की क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह क्या कहेंगे भैया? शक्ति ग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और इसीलिए ये कोशिका के अंदर ऑक्सी श्वसन की अभिक्रिया होती है, और ऑक्सी श्वसन होने के कारण ये प्रमुख श्वसन अंग है किसका? कोशिका का। और कोशिका की कोशिका भी किसको कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है। खुद का ही क्या होता है बेटा? डीएनए होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है। खोज करने वाले काकू का नाम क्या बहन? कोलिकर। नाम किसने दिया बेटा? सी बेंडा। नाम किसने दिया? सी बेंडा ने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे बात समझ में? पूछा कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं रखा है बातों में, बोर्ड पे देख लो।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बातें होती है पूरी। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ही कोशिका का एक बहुत प्रमुख अंग है जिसका नाम है कि राइबोसोम। कौन सा सोम है? राइबोसोम। साथियों, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग भी माइटोकॉन्ड्रिया ही था। पादप कोशिका के अंदर सबसे बड़ा होता है हरित लवक। हरित लवक के बाद कौन है? वही भाग है। ठीक है, उसी प्रकार से राइबोसोम की बात करें, सबसे पहली बात हो कि बधाई हो, राइबोसोम हुआ। कहने वाले कौन थे? तो उत्तर होगा पेलेड। काकू का नाम क्या है? अपने वालों ने कुछ भी नहीं खोजा है। तुम सोचो पेड़ाजी आएंगे यहाँ पर, पेड़ाजी कुछ नहीं खोजे, पेड़ाजी यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ कौन है? पेलेड है। ठीक है, याद रख लोगे, है ना? बोर्ड पे देख, खोज कर ली। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में होता है कि नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में होते हैं। दोनों कोशिकाओं में होने वाले कौन है? कौन होते बेटा? राइबोसोम। कैसी सोम है बेटी? याद रख लोगे। तो राइबोसोम पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो अगला सवाल आएगा, खोज करने वाले कौन है बेटा? कौन से ड है? पेलेड। अब सुनो चिंटी, राइबोसोम दो प्रकार के। कौन कौन से? सवाल आते हैं कि प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और दूसरी कौन सी होती है रे बूढ़ी? कौन सी होती है रे? बोलो बोलो, मुंह तो खोलो। आप लोग पहले हमें क्या बोलते थे कि हमारे लाइव क्लास नहीं आती इसलिए हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। जब आपको व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ा रहे थे, रोज आके हमारा माथा खाते थे। अब हमने डालना शुरू कर दिया तो आपने देखना बंद कर दिया। कल मैंने देखा 0.3% ऑफ आवर क्लास, केवल 0.3% बच्चे ही उस लाइव क्लास को देखते हैं, क्योंकि आप तो ऑफलाइन भी नहीं पढ़ते ढंग से, तो लाइव में तो क्या ही पढ़ोगे। यस सर, शर्म तो तुमने बेच के मूंगफली खा ली। देखो, मैं आपको केवल एक ही बात कहता हूं कि एक राजेश रेड्डी एक शायर है, उनका शेर है कि मेरी जिंदगानी में कोई करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं रोज जाग तो जाता हूं मगर जिंदा क्यों नहीं होता। जिंदा हो जाओ और ये सोच के बैठे रहो यहाँ पर कि आपके माता पिता ने आपको यहाँ पर भेजा है, और आप लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अंदर इस तरह के ताने बहुत आम है कि आपने अपने बेटे और बेटी को भेजा है, लगवा लेना नौकरियां। ऐसे ही नौकरियां लगती है, रोता फिर रहा होगा वहां पर, ऐसी बातें कहते होंगे, वो चुपचाप कुछ नहीं बोलते। और फिर तुम लोग यदि रिजल्ट यदि अपना पॉजिटिव लेकर नहीं आए तो उनको और कहने का मौका मिल जाएगा, और केवल लोग आपकी सफलता से ज़्यादा आपकी असफलताओं का इंतजार करते हैं। आपकी सफलताओं का इंतजार वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने आपको यहाँ फीस अपनी बड़ी मुश्किल से जमा करके यहाँ भेजा है। थोड़ा पढ़ लो, समय निकल जाएगा, ये भर्तियाँ निकल जाएगी, फिर हम तो यहीं रहेंगे, पर आपकी दिक्कतें हो जाएगी। हमारे लिए तो रोज़ बच्चे बदलते रहते हैं, पर एक मास्टर और माता पिता का कर्तव्य यही बनता है कि वो अपने बच्चों की प्रगति के लिए अपने पूरे प्रयास करे। आपके माता पिता अच्छे से प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके लिए फीस पास जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ नहीं दे रहे तो हम बताओ, फीस तो दे रहे हैं ना आप लोगों को। आप कौन सा कमा के ला रहे हो यहाँ पर? आपको पैसे है, पापा पैसे नहीं है, तो वो ये नहीं कहते होंगे बेटा नहीं है, तो वो कहीं से मैनेज करके आपको फीस दे ही रहे हैं। फिर आप यहाँ आ गए, आप हमें पहले नहीं जानते थे, आपने हम पे भरोसा करके यहाँ एडमिशन लिया, हमारे बारे में सुन सान के जो भी आपने पॉजिटिव सुना नेगेटिव सुना, आपको लगा होगा ये ठीक ठाक आदमी है, इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, आपको कहीं हमारे भरोसे में कमी लग रही है तो बताओ, हम कहीं पढ़ाने में कमी रख रहे हैं या अपनी लापरवाही हम कर रहे हैं तो बताओ। ना आपके माता पिता लापरवाही कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं, फिर जवाबदारी किसके ऊपर आ गई?
आपके ऊपर आ गई। अब आप लापरवाही करोगे तो फिर कल नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सीधी बात है। अभी आपके रोज क्लासें हो रही है, दोपहर होते होते तुम्हारे होश तो खत्म हो जाते हैं, जोश और खत्म है ना। 8 बजे ठरके से 8:30 तक आते हो और 12 बजे से पहले यहाँ से चले जाते हो। तुम कोई नौकरी कर रहे हो, यहाँ स्टाफ बने हो क्या? और फौज की नौकरी में भी 4 घंटे ड्यूटी तो होती नहीं है, ड्यूटी तो काफ़ी लंबी होगी ना। तो नौकरी की तैयारी ढंग से कर लो यार, रोज रोज वही कहना पड़ रहा है। और ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बहुत कम पढ़ रहे हो आप। पिछले बैच के अंदर है ना, बापिनी ये गांव है, वहां से 6 फौजी एक ही जगह से बढ़े, 6 के 6 साथ में रहते थे, वो छोरे ही पढ़ते थे सब दिन। तुम ना तो पढ़ते हो ना कोई बात, ठी करते चले जाते हो, ठी करते आ जाते हो। सीरियसनेस है ही नहीं, और बिना सीरियसनेस कैसे नौकरी लगेगी? हम कोई भगवान थोड़ी है कोई, कैसे आपके ऊपर आके फेंकें तुम्हारी नौकरी लगा देंगे। पढ़ना पड़ेगा, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी करोगे लग जाओगे, नहीं करोगे नहीं लगोगे। कल मैंने राष्ट्रीय चिन्ह भी यूट्यूब पे पढ़ा है। ईमानदारी से बोलो, किसने देखा? ईमानदारी से बोलना, नाराज मत होना, मैंने शेयर नहीं किया। रोज रोज कौन शेयर करे भाई? नहीं देखे ना आपने? देखे तो बताओ, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? कहां से लिया गया है? कौन सी कृति से लिया है? उसको सवाल आया हुआ है। ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ से लिया गया है। ये बिल्कुल कितनी मेहनत से तो वो नोट्स बनते हैं हमसे, फिर उसके बाद उसको लाइव करना, माथापड़ी करनी। भाई साहब, हमें कोई उसकी गारंटी नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि यार किसी बच्चे का फायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। केवल और केवल उसके अंदर आपको पता नहीं आर्मी में सवाल आते हैं ऐसे? आते हैं कि नहीं आते? ये बता दो, है ना। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है, कब बनाया, क्या है क्या नहीं है, आते ना सवाल ऐसे। तो फिर पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ते तो नहीं है। पढ़ो बेटा पढ़ो, मतलब एक ही काम करो, पढ़ो। किताबों से अपनी दोस्ती रखो और कुछ मत करो, और चीजों को एकदम याद कर लो ताकि आपकी नौकरी लग जाए प्लीज। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बेटा जी देखिएगा, प्रोकैरियोटिक अनडेवलप्ड होता है, यूकैरियोटिक हमारे अंदर है कि नहीं है? तो प्रोकैरियोटिक अनडेवलप्ड सेल है, इसके अंदर कैसा है बेटा? 70S राइबोसोम। कैसा राइबोसोम है? 70S राइबोसोम का प्रकार है 70S। और इधर कैसा प्रकार है बेटा? 80S राइबोसोम। कैसा राइबोसोम बेटा जी? ध्यान दीजिएगा, 70S राइबोसोम भी कितने प्रकार का होता है? 30S 50S। 30S और कौन सा राइबोसोम बेटा? 50S। कई लोग यहाँ पर आपको पता है बिल्कुल आर्यभट्ट के कक्षा बनेंगे, जोड़ेंगे 30 और 50 80 होता है, 70 ही होना चाहिए। ऐसा दिमाग मत लगा लेना, होशियार मत बन जाना इतने, ठीक है। 80S 2 प्रकार के होते हैं, 40S और 60S। आई बात समझ में? तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री भी है, क्योंकि यहाँ पर कोशिका के अंदर राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसीलिए मैं लिख देता हूं, राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं भैया? प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहेंगे भैया? तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा गया है? राइबोसोम। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनाने के बाद राइबोसोम के बाद एक और नाम आता है जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? खोज की है डी डुए। कौन से डुए है? डी डुए, ठीक है, याद रख लोगे। डी डुए कहो, डवे कहो, डुए कहो, एक ही बात है। यह कोशिका में मृत अथवा बहुत कमजोर
कोशिकांगों का पाचन करता है। तो बहुत कमजोर या मृतप्राय कोशिकांगों का पाचन कौन करेगा? लाइसोसोम। इसमें जल अपघटनी, कौन से अपघटनी बेटा? जल अपघटनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रो तो खोज करने वाले लाइसोसोम है, सॉरी डी डुए है। और ये काम क्या करता है? कोशिका के अंदर मृत कोशिकाओं का पाचन कौन करेगा? लाइसोसोम। इसके लिए एक ही सवाल आता है, कई बार ये ओवर एक्टिव हो जाता है, सुपर एक्टिव हो जाता है, मतलब अपने आप को इतना एक्टिव कर देगा खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो कई बार मृत कोशिकाओं की जगह जीवित कोशिकाओं का भी क्या कर लेता है? पाचन। और जीवित कोशिकाओं के पाचन करने के कारण कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा गया है? लाइसोसोम को कहा गया है। किसको कहा गया बेटा? लाइसोसोम। याद रख लेना चिंटी पिंटी, लाइसोसोम कई बार अति सक्रियता में जीवित कोशिकाओं का भी पाचन कर लेता है। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आत्मघाती थैली। कौन सी थैली कहेंगे भाई? आत्मघाती थैली। तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसे कोशिका की क्या कहा गया है? प्रोटीन फैक्ट्री। और ध्यान रख लेना, लाइसोसोम की खोज किसने की है? डी डुएन है। किसने की है? डी डुएन। याद रख लोगे? ओके, चलें आगे। तो हमारे पास लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। इसके बाद हमारे पास एक नाम आता है जिसका नाम है तारक काय। कौन सा काय है? तारक काय। एक नाम और आता है जिसका नाम है गोल्जी काय। क्या नाम है? गोल्जी काय। पहले अपन किसको पढ़ेंगे? तारक काय। पहली बात तो ये, तारक काय जो है वो पादप में होता है, जंतु में होता है? राबोड़ी बता। पादप में होता है, मुर्गा बन जा टेबल के ऊपर ही सीधा शानदार तरीके से। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है? कल पढ़ाया है, तारक काय केवल जंतु कोशिकाओं में होता है, पादप कोशिकाओं में नहीं होता है। खोज टी बोवेरी किसने की है? टी बोवेरी ने। ये केवल जंतु कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। याद रख लेना बेटा जी, केवल और केवल जंतुओं में होता है, पादप में नहीं होता। निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? वहां उत्तर होना चाहिए आपको दिमाग में। सीधी बात है ना, समझ में आ गया ना? ये कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? अर्थात ये कोशिका विभाजन में सहायक है। किसमें सहायक है बेटा जी? कोशिका विभाजन में। कौन सहायक है? तारक काय। कौन सा काय है बेटा? तारक काय के बाद अगला नाम आता है गोल्जी काय। कौन सा काय है? और गोल्जी काय की खोज की है कैमिलो गोल्जी ने। किसने की है भाई? अब यहां पर आपको देखकर लगेगा रे यार, ये गोल्जी तो अपने जान पहचान वाले तो नहीं है, कहीं राम जी के भाई तो नहीं है? नहीं, ये अपने वालों ने जनसंख्या, बस और कोई खोज अपन ने की नहीं है।
ये किसने की है? अंग्रेजों ने की है। कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने किसकी खोज की है बेटा? गोल्जी काय। कौन सा काय है चिंटी? ये है कोशिका में, ये कोशिका में नलिका रूपी संरचनाओं में, कौन सी संरचनाओं में? नलिका रूपी संरचनाओं में पाया जाता है। और काम क्या करेगा भाई? कोशिकाओं के अंदर आवश्यक पदार्थों का आवागमन। ये कोशिकाओं में पदार्थों के आवागमन में सहायक है। आवागमन में क्या है बेटा जी? सहायक। याद रख लोगे तो आवागमन में कौन सहायक है? गोल्जी काय। और नलिका रूपी संरचनाओं में क्या पाया जाता है? नलिका रूपी संरचनाओं में कौन पाया जाता है? गोल्जी काय। ये कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहलाता है। क्या कहलाएगा? ट्रैफिक पुलिस या मिडिल मैन। इसको और क्या नाम से जानेंगे? मिडिल मैन। कोशिका का बहरूपिया भी कह सकते हैं। कोशिका के बहरूपिया के लिए दो जगह शब्द काम में लेते हैं। लाइसोसोम को भी लेते हैं और गोल्जी काय के लिए भी लेते हैं। याद रख लेना। लाइसोसोम के निर्माण में भी कौन सहायक है? गोल्जी काय। इतनी बातें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अपन ने पहले क्या पढ़ा? तारक काय। तारक काय किस में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिकाओं में। गोल्जी काय दोनों में किस रूप में? नलिकाओं के रूप में। आवश्यक पदार्थों का, अंतरकोशिकीय पदार्थों के आवागमन में कौन सहायक है? गोल्जी काय। इसीलिए कोशिका का मिडिल मैन, बीच वाला आदमी कहते हैं इसको। याद रख लोगे। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी किसको कहा गया है? पाचन तंत्र का ट्रैफिक पुलिस कौन था? एपिग्लोटिस। पदार्थों के आवागमन में काम आ रहा। यहाँ पर श्वास को श्वास नली में, भोजन को भोजन नली में भेजने का काम कौन कर रहा था? एपी। कौन सी? एपिग्लोटिस। याद रख लोगे। अरे उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ लिए, उसके बाद आता लवक। कौन आता रबड़ी? लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3। 4 मत कर देना। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहले है अवर्णी लवक। कौन सा लवक है? थोड़ा बोर्ड पे देखना, बातों में कुछ भी नहीं रखा है। बिना चैम्बर के वकील के जैसे बातें मत करो, चुपचाप बोर्ड पे देखो। फिर दूसरा आता है वर्णी लवक। कौन सा लवक? क्रोमोप्लास्ट। फिर आता है हरित लवक। कौन सा लवक आता है? क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल मैं शॉर्ट एंड स्वीट जो एग्जाम में छप सकता है वही बातें बताऊंगा, इसीलिए आप सीधा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अवर्णी लवक केवल पादपों के जो जड़ें हैं या जो भूमिगत तने होते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, उसके अंदर कौन सा लवक पाया जाता है? याद रख लोगे। ये पादपों की जड़ों अथवा भूमिगत तनों में पाया जाता है। ये लवक रंग प्रदर्शित नहीं करता है। ऊर्जा का संग्रहण स्टार्च, प्रोटीन व वसा के रूप में करता है। याद रख लोगे। 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं कि अवर्णी लवक जो होता है पादपों की जड़ों में और भूमिगत तनों के अंदर होता है। स्टार्च का, प्रोटीन का, वसा का जो टोटल स्टोरेज है वो किसके पास रहेगा बेटा जी? अवर्णी लवक के अंदर रहेगा।
ये रंग प्रदर्शित करते हैं तथा पादपों के फूलों व फलों में पाए जाते हैं। कौन सा वर्णक पाए जाते हैं भाई? वर्णी, वर्ण दर्शाएंगे, रंग दर्शाएंगे। जैसे गाजर लाल रंग की होती है या गुलाबी रंग कह सकते हैं, किसके कारण? कैरोटीन के कारण। कौन सा कैरोटीन? बीटा कैरोटीन कह सकते हैं। आप इतना याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। गाजर के अलावा टमाटर, अमीर आदमी क्या खाते हैं? टमाटर। टमाटर का लाल रंग कौन से वर्णक के कारण? लाइकोपीन। कौन सा वर्णक है? चुकंदर कहते हैं, चुकंदर। चुकंदर कौन? शलजम कहो। इसका लाल रंग होता है बीटानीन। किसके कारण? बीटानीन। याद रख लोगे। मिर्च का हरा रंग, मिर्च हरी होती है काली होती? अरे राबोड़ी, लगते ही लाल हो जाती है। कांग्रेस के फैन दिखते हो। कैप्सिसिन के, याद रख लोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। हरित लवक, हरित लवक के बारे में बात करें, ये पादप कोशिकाओं का, ये पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा भाग है। इस भाग में पादपों में भोजन निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण, कौन सी संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फोटोसिंथेसिस संपन्न होती है। इसलिए इसे पादप कोशिकाओं का, कौन सी कोशिकाओं का? पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। कौन सा घर है बेटा? तो रसोई घर किसको कहा गया है? हरित लवक को। पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? हरित लवक। और पादपों के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो होगा, ऊर्जा किस रूप में स्टोर होगी? स्टार्च के रूप में। हमारे अंदर ऊर्जा संग्रहित किस रूप में रहेगी? ग्लाइकोजन के रूप में। कौन सा जन? और यहां पर याद रख लेना, हरित लवक में भोजन बनता है। पादपों के अंदर भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल। उसके घर में पार्टी पार्टी पार्टी, सारी रात चलेगी पार्टी, नहीं होगी कि होगी? तो ये आपको ध्यान रख लेना है। पादपों में भोजन निर्माण करने के लिए 3 चीजें आवश्यक है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य भाई का प्रकाश। याद रख लोगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूं, प्रकाश संश्लेषण में CO2, जल व सूर्य प्रकाश आवश्यक है। साथ में एक वर्णक भी आवश्यक है जिसका नाम है, प्रकाश का जो हरा रंग दिखता है वो किसके कारण दिखता है? क्लोरोफिल। कौन सा फिल है? क्लोरोफिल। तो देखिएगा, पादपों की पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होगा बेटा जी? पर्णहरित के कारण। पादपों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होगा? पर्णहरित के कारण होगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? CO2, वाटर और साथ में क्या चाहिए? सनलाइट। याद रख लोगे, पादपों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण? पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। याद रख लोगे मुन्ना? कोई दिक्कत है तो बताओ, चलें आगे? अरे भाई साहब चलें क्या? तो ये आपका मामला क्लियर है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, और यहाँ तक का भी मामला क्लियर है। फिर हम चलते हैं आगे और अगला बात करते हैं केंद्रक के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? केंद्रक के बारे में। सबसे पहला सवाल, कोशिका की खोज किसने की है?
रॉबर्ट हुक ने, और केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन। कौन सा ब्राउन है? केंद्रक का अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी। क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए, प्रोटीन आदि संग्रहित होते हैं। और ध्यान रख लेना, केंद्रक के अंदर ही कोशिका का पूरा नियंत्रण होता है, पूरा कंट्रोल होता है। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक, समन्वयक कहा गया है। ये भी याद रख लेना। केंद्रक को मस्तिष्क भी कहा गया कोशिका का। तो ध्यान रख लेना, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक, मस्तिष्क व समन्वयक कहा गया है। याद रख लोगे भैया जी कि नहीं रख पाओगे? तो केंद्रक की खोज करने वाले अंकल का नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। और केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाएगा? कैरियोलॉजी है, आमोलॉजी नहीं है। तुम सोचोगे आम आने वाला है, आम से पहले क्या होती है? कैरी। और केंद्रक का अध्ययन कौन सी? कैरियोलॉजी। याद रख लोगे चिंटी? कोई दिक्कत है बताओ? चलें आगे। इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ संग्रहित होते हैं, तो इसीलिए अगला सवाल पढ़ेंगे कौन सा सूत्र? गुणसूत्र। खोज करने वाले कौन है? स्ट्रॉसबर्ग। खोज की है स्ट्रॉसबर्ग। याद रख लेना, खोज करने वाले हैं बर्गर। कौन से बर्गर? स्ट्रॉसबर्गर। है तो बर्ग, पर तुम बर्गर बना देना इसको। और इसका नाम देने वाले के बधाई हो, गुणसूत्र हुआ। कहने वाले कौन से? डेयर, वाल्डेयर। कौन से डेयर है बेटा? वाल्डेयर। कौन है बेटा? और गुणसूत्र किससे बने होते हैं? क्रोमेटिड पदार्थों के संघनन से बनने वाली धागेनुमा संरचनाएं। कौन सी संरचनाएं बेटा जी? धागेनुमा संरचनाएं गुणसूत्र कहलाती है। ये आनुवांशिक पदार्थों के वाहक होते हैं। आगे से आगे गुणसूत्र लेके जाएंगे। हमारे अंदर भी हमारे लक्षण, हमारे शक्लो सूरत हमारे माता पिता से काफी मिलती जुलती है कि नहीं है? चेहरान मिलता है कि अनोखी लगते हैं? अपन डाकी जैसे नहीं लगते हैं ना, उनके जैसे ही लगते हैं ना। आजकल अपन लोग भारत के अंदर टाबर होते ही, ये तो अपने पापा जैसा लग रहा है, ये मम्मी जैसा लग रहा है। उनके दो लगाओ खींच के, बोलो इनके माँ बाप के जैसा नहीं लगेगा तो किसके जैसा लगेगा? सीनती टाइम पास की हद होती है? तो उनके जैसे ही लगेगा ना। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो क्रोमेटिन पदार्थों के संघनन से किसका निर्माण होता है? क्यों? गुणसूत्रों के कारण ही। तो ध्यान रख लेना, आनुवांशिक पदार्थों के वाहक कौन होंगे? गुणसूत्र। कौन होंगे बेटा? याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे? मानव की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र कितने हैं? वाह भाई, 46। कितने हैं? जोड़ी में पूछेंगे तो कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी। या तो होगा 44 प्लस XX, या होगा 44 प्लस XX का मतलब कौन सी की? लड़की। और 44 प्लस XY का मतलब कौन पैदा हो जाएगा? चिंटिया। याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे? यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं आई? चलो, इसके बाद हम बात करेंगे जीन की, फिर हम बात करेंगे RNA की, फिर हम बात करेंगे किसकी? DNA की। वो करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए छापो। चलो लिखो।